नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बंगाल की लड़ाई में सियासी पार्टियों के बीच हर दिन दिलचस्प जंग होती और शाम को जब चैप्टर बंद होता तो आगे दिन की बिसात तय कर ली जाती है। पिछले दिनों जब ममता के पैर में चोट आई तो दीदी ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया। वहीं बीजेपी ने इसे ममता की नौटंकी करार देते हुए कहा कि अब इमोशनल कार्ड से चुनाव नहीं जीत पाएंगी। ममता चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंची तो जांच के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इसे हादसा करार दिया। हालांकि दीदी ये कह रही हैं कि उनको दर्द बहुत है और व्हील चेयर के साथ जनता के बीच जाकर खेला होबे का नारा दे रही हैं। बीजेपी दीदी के दर्द पर सहानुभूति के बजाय ये आरोप लगा रही है कि उनके 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। वो दर्द दीदी के पैरों से बहुत ज्यादा है। बंगाल में अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दीदी को कितना दर्द है ये पता नहीं, लेकिन क्या कभी उनके परिवारों के दर्द को देखा है जिनकी हत्या ममता राज में की गई है। अब जबकि 2 मई को नतीजे घोषित होंगे तो बंगाल में जिसकी सरकार बनेगी उसका दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन जो सत्ता से बाहर रहेगा उसका दर्द 5 साल से पहले कम होने वाला नहीं है। हालांकि इस दर्द की दवा और मरहम जनता के पास है, जिसका असर 2 मई को खुद ब खुद दिख जाएगा। तो अपने खास पैनल के साथ आज करेंगे इसी पर बड़ी बहस। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के कुछ सवाल हैं वो आपको बता देते। सबसे पहला सवाल यह है कि ममता की चोट नीति पर भारी पड़ेगी मोदी की वोट नीति। दूसरा सवाल यह है कि बंगाल की जंग आखिर जनता किसके संग। तीसरा सवाल यह है कि क्या बंगाल में इमोशनल कार्ड से होगा हार जीत तय। चौथा सवाल यह है कि दीदी का दर्द क्या टीएमसी का बनेगा हमदर्द। क्या बीजेपी का जय श्री राम जिताएगा बंगाल का संग्राम। ये 5 सवाल जिन पर अगले 1 घंटे हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। इस बार परिचय आपका करवा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े दिनेश सिंह प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। इसके अलावा विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे, थोड़ी देर बाद हमारे साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दिनेश सिंह जी मुझे बताइए, ममता बनर्जी को चोट लगी है, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, कुछ नाटक कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रहा है, ये बंगाल की जनता को भी लग रहा है और चुनाव आयोग को भी लग रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि नहीं ये हादसा है, ये हमला नहीं है, तब तो बात समझ में आती। लेकिन बंगाल के लोग कह रहे हैं ये हादसा है, चुनाव आयोग कह रहा है ये हादसा कर रहा है, और आप भी जानते हैं कि क्या हुआ है। और सचमुच आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, क्या उन्होंने झूठ कहा है? आज किसी एक हादसे में ममता बनर्जी को थोड़ी चोट लग जाती है और पहले दिन प्लास्टर से दूसरे दिन गर्म पट्टी पर आ जाती हैं, तो इतना दर्द होता है और इतनी झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। और 130 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी जाए बंगाल में और राजनीति हिंसा की भेंट चढ़ जाए हमारे कार्यकर्ता, उनके दुख दर्द का एहसास नहीं होता है। उनके परिवार वालों से पूछिए जिन्होंने अपनी भाई गंवाया है, जिन्होंने अपना पति गंवाया है, जिन्होंने अपना लाल खोया है। और बंगाल की जनता निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ताओं की हत्या का बदला बैलेट के माध्यम से लेकिन चोट तो दिनेश सिंह जी लगी है ना, उसको भले ही हम ममता दीदी कह रही हैं कि वो आप कह रहे हैं कि साजिश है, इसको हम एक तरफ से दूर कर दें तो ये तो मानेंगे ना, चोट लगी, उनको फ्रैक्चर है, व्हील चेयर पर वो जा रही हैं, प्रचार कर रही हैं। देखिए चोट लगी है, लेकिन चोट पहले तो देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको चोट लगी, कैसे चोट लगी आपको बताना चाहिए। लेकिन आप पहले आपने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। आपको पता है शंकर जी, ममता बनर्जी के सुरक्षा में 300 जवान लगे हुए हैं। वो 300 जवान कहां थे? अगर किसी ने हमला किया तो उनके अधिकारी कर्मचारी जो सुरक्षा बल में लगे हुए तो कहां थे भैया? वो हमला कर दिया उसके बाद चले गए। बिल्कुल फोटो नहीं। एक मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनके साथ कितने फोटोग्राफर्स होते हैं। ठीक सर, मैं समझ रहा हूं। मीडिया का जमावड़ा होता है, कहीं भी कोई फुटेज आई। इसलिए
बंगाल की जनता बहुत जागरूक जनता है शंकर जी। ठीक है, मैं विपिन जी, बंगाल की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है विपिन जी, दिनेश सिंह जी का एक कहना है सीधे सीधे कि Z+ सिक्योरिटी है, कैसे हमला हो सकता है, और मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये साफ हुआ है कि ये किसी तरह का हमला नहीं बल्कि सुरक्षा में चूक है। फिर ममता बनर्जी बार बार इस बात पर क्यों अड़ी हुई हैं, बार बार क्या वो दिखाना चाह रही हैं? क्या ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वो जा रही है, कह रही कि देखिए मेरे पर हमला हुआ है? देखिए सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम सब लोग ये कामना करेंगे ममता दीदी जल्द से जल्द ठीक हों, उनकी जो चोट है, उनके जो घाव हैं वो भरें और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर दोबारा चुनावी मैदान में उतरें। बहरहाल क्योंकि आपने सवाल पूछा और मुद्दा ये है कि वो चोट ये एक हादसा था कि क्या था, कि सोची समझी साजिश थी विपक्षी दलों की, तो देखिए वो उसकी जो मैं समझ रखता हूं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, तो मैं समझूंगा कि वो एक हादसा था और वो उसको आप हादसा ही समझेंगे क्योंकि ये बात गले उतरेगी नहीं कि भले ही हम लोग पूरे ममता दीदी के सम्मान करते हैं और महिला भी हैं, और खासकर देखिए हर कोई ये चाहेगा कि यहाँ पर चुनाव तो आते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र करा, चुनाव आते रहेंगे, सत्ता रहेगी, कल नहीं रहेगी, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि महिला भी हैं और हम लोग सब उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये देखिए कि ये आपका, क्योंकि आज जो टैगलाइन है कि चोट नीति और वो कितनी उस पर असर करेगी कि वोट नीति पर, तो यहाँ पर ये देखिए इमोशनल कार्ड हर कोई राजनीतिक दल और उनके नेता खेलते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जनता जनार्दन है, पब्लिक सब समझती है, लेकिन क्योंकि ममता दीदी जब 10 साल पहले जब वो सत्ता में आई तो वहां पर मां माटी मानुष के नारे से आई और उनको जो भारी प्रचंड बहुमत मिला बंगाल की जनता से, और बंगाल की जनता ने उनको प्यार दिया और उनको बिल्कुल जो उनका समर्थन था, वो समझते हैं कि ममता दीदी बिल्कुल जमीन से जुड़ी नेता हैं और बिल्कुल उनके मन की बात बोलती हैं, जानती हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि देखिए इतने साल हो गए उनको सत्ता में और कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिनका अभी समाधान नहीं निकला, तो वो उसकी भी काफी अहमियत होगी और वो भी काफी निर्भर करेगा उस पर, ये चुनाव की उसमें जब लोग जाएंगे वोट डालने अपना, और फिर जब नतीजे आएंगे 2 मई को तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए ये जो एक जो रक्त चरित्र की राजनीति हुई है, क्योंकि देखिए एक आम आदमी तो ये भी पूछेगा, क्योंकि आप पूछते हैं कि चोट की एक जो जितने लोग जो मौतें हुई हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए हैं, तो बेवजह तो वो तो बात नहीं है कि ऐसे ही आप उसको सरे से खारिज कर सकते हैं उस बात को या नकार सकते हैं। वो तो आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि एक तरफ दीदी की चोट, वो भी बिल्कुल अपनी जगह बात बिल्कुल सही है कि फिर तो टीएमसी भी विपिन शर्मा जी ये बोलती है कि हमारे भी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, हमारे कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। बिल्कुल गए हैं, लेकिन जो आंकड़ा जो देखिए वो आंकड़ा तो सही, दिनेश जी आपको उसको सार्वजनिक कर सकते हैं, और जो आंकड़ा बताया जा रहा है 150 से ऊपर, कोई 200 बोल रहा है, कोई 130 बोल रहा है, अलग अलग है, उसमें तो ज्यादा पुष्टि ये दिनेश सिंह जी कर पाएंगे। लेकिन देखिए मौतें तो हुई हैं, और क्यों बोला गया है कि खूनी बवाल जो बंगाल में मचा हुआ है। बहरहाल अब क्योंकि जो चुनावों की घोषणा कर दी गई है, 8 चरणों में चुनाव होंगे और अब जल्द शुरू होने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब यही एक कामना करी जाएगी कि दीदी का भी स्वास्थ्य बढ़िया जल्दी ठीक हो, और साथ में जो खूनी बवाल देखने को मिला है, जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों पे क्या बीत रही होगी, और तो अब कम से कम वो थम जाए और अच्छे तरीके से चुनाव की प्रक्रिया हो। ठीक है दिनेश सिंह जी, आप जाहिर है कार्यकर्ताओं की हत्या अगर हुई है भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, दूसरी तरफ टीएमसी भी आरोप लगाती कि उनके कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हुई हैं और ये साजिशन हुई हैं। कई बार ये आरोप लगाया टीएमसी की तरफ से। मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि क्या बंगाल में मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या हम एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं? ममता बनर्जी अपना पांव लेकर व्हील चेयर पर जा रही हैं, वोट मांगने की कोशिश है, दूसरी तरफ आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे भी 130 से ज्यादा कार्यकर्ता जिनकी हत्या कर दी गई है पश्चिम बंगाल में, मुद्दे कहां हैं? देखिए शंकर जी, कार्यकर्ता किसी के हों, वो भारतीय जनता पार्टियों को, टीएमसी के कार्यकर्ता हों, हम अलग दल में हो सकते हैं, हम अलग दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीतिक हिंसा हो किसी राज्य में आपने देखी है? अरे किसी दल के कार्यकर्ता होता है। अगर टीएमसी ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमला हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी थे? तो क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? अरे बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर टीएमसी के किसी कार्यकर्ता पर कोई हमला हुआ है तो ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, हत्या हुई है, तो ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और एक छोटी सी चूक पर इतनी तकलीफ हो रही है और कार्यकर्ताओं की हत्या पर एक बार भी ममता बनर्जी ने नहीं बोला। तो देखिए
ममता बनर्जी को जो चोट लगी है, जी थोड़ी बहुत लगी है, कितनी लगी है ममता जी बताएंगी, ये तो ठीक हो जाएगी शंकर जी। लेकिन जो वोट की चोट होती है ना, बहुत गहरी होती है, और उसका एहसास कम से कम 5 वर्ष तक होता है, और पश्चिम बंगाल की जनता उसका एहसास दिलाएगी। आपने कभी सुना था किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी राज्य की सरकार प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति न दे? किसी राज्य की सरकार, किसी राज्य की मुख्यमंत्री किसी देश के गृह मंत्री को अपने राज्य में उतरने की परमिशन न दे? कभी आपने सुना था? ठीक है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के ऊपर हमला हो? कभी आपने सुना था किसी राजनीतिक दल के प्रदेश के प्रभारी के गाड़ी पर हमला हो? कभी आपने सुना था? एक किस तरह की अराजकता है शंकर जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी किसकी थी? अगर किसी ने भी किया तो उसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम ममता जी और ममता जी की सरकार की थी कि नहीं थी? ममता बनर्जी कर क्या रही थी? अभी जरा सी चोट लग गई, हाव तौबा मचा दी, और इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, जवान तक नहीं ली। तो वही जो बिपिन जी ने कहा है, जनता है सब कुछ जानती है, और बंगाल की जनता बहुत जागरूक है। मैं तो बंगाल में पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं। तो जिसलिए निश्चित तौर पर बंगाल की जनता भी इंतजार कर रही थी कि समय आने दीजिए, और जो राजनीतिक हिंसाएं चल रही है, ये जनता के पास भी जवाब देने का अवसर है, और वो अवसर आ चुका है, और जनता उसको जवाब भी देगी। और आपका एक जो सवाल था, जिस सहानुभूति के चक्कर में उन्होंने इस चोट को वोट में बदलने की कोशिश की थी, वो उल्टा पड़ गई शंकर सिंह। चलिए, इनको जो कुछ वोट मिलना भी था, ये अभी जलबाजी होगा कहना, मिलने से रहा, वो समझ रही उल्टा ये थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना, मुझे लगता है ऐसा। नहीं, जल्दबाजी इसलिए नहीं होगा, मैं इसलिए कह, देखिए अगर ये पता हो जाता, नहीं, जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ दिनेश जी, तब भी टीएमसी की तरफ से कहा गया कि ये हमला करवाया गया है। तब भी ये सवाल उठा कि भाई सिक्योरिटी तो उनके पास भी थी, कैसे हमला हो गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमला करवाया, अरे तो जिन्होंने हमला किया उनको पकड़कर सामने लाना चाहिए था। इन लोगों ने हमला किया। आज ममता बनर्जी कह रही हैं और हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, और हम कहां कह रहे हैं? ठीक है सर, ये तो चुनाव आयोग कह रहा है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। विपिन जी 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 विपिन शर्मा जी के पास मैं जाता हूं। विपिन शर्मा जी, दो चीजें, एक तो जो दिनेश सिंह जी ने बात कही है, ठीक है, यह हादसा है। जो शुरुआती टिप्पणी में मैंने भी अपने में कहा कि मुख्य सचिव और जो पर्यवेक्षक है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि सुरक्षा में चूक था, जबकि कोई हमला नहीं था। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि हमले तो पहले भी हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर हुए, और हमने देखा कुछ दिन पहले जेपी नड्डा की गाड़ी पर किस तरह से हमला हुआ था। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि ममता बनर्जी इस बात को कह रही हैं कि डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि वो बेड रेस्ट करें, जनता के बीच में कम जाने की कोशिश करें, लेकिन वो फिर भी कह रही कि मैं जनता के बीच में जा रही हूं। सीधा सवाल मेरा यह है कि अगर ममता बनर्जी को 10 सालों में अपने विकास पर भरोसा है, तो क्या जरूरत है इतनी मुश्किल की घड़ी में जनता के बीच में जाने की? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव का समय है, चुनाव सर पर है, और बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने तो कोई अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या उसका कोई चेहरा अभी घोषित नहीं करा है यहाँ पर, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा चल रहा है, और उन्हीं के नाम पे यहाँ पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, उन्हीं को आगे रखकर। तो वहाँ पर तो कैंपेनर इन चीफ ममता बनर्जी है, ममता दीदी है, तो वो क्यों ये मौका गवाएंगी? और यहाँ पर इमोशनल कार्ड की जो बात बार बार चल रही है, तो वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर, क्योंकि किसी के गले उतरेगी नहीं ये बात कि भाई क्या कारण है कि जब आपकी सरकार है, प्रशासन शासन सब आपके साथ वहां पर, तो वहां पर आपके उस जो एक सुरक्षा का घेरा होता है पूरा, तो वहां पर कैसे चूक लग गई वहां पर? और कैसे आके, अगर आप ये बोल रहे हैं कि एक महज हादसा नहीं था और साजिश थी, तो ये कैसे? ये तो बहुत बड़ा एक, इसको तो मैं बोलूंगा इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी चूक होगी अगर उनकी दीदी की बात या उनके जो बाकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह भी है कि दो सवाल उठते हैं यहां पर कि क्या शुभेंदु अधिकारी जो ये संग्राम होगा नंदीग्राम में, कि क्या वो अरविंद केजरीवाल बन के उभरेंगे? क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल ने जब गोल मार्केट की सीट से चुनाव लड़ा और वहां पर उस समय की जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया, तो वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला संग्राम था। और जो नतीजे जब आए थे, क्योंकि किसी ने सोचा था नहीं कि शीला दीक्षित को पराजित कर देंगे अरविंद केजरीवाल, तो एक डार्क हॉर्स की तरह वो थे। लेकिन यहाँ पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, वही मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, आखिरी गेंद तक पासा पलट सकता है। और लेकिन बस मैं एक जरूर सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी आएंगे, तो मेरा सवाल यह है कि क्या, क्योंकि देखिए अभी चुनाव की प्रक्रिया जो अभी
सब रैलियां चल रही हैं, लोग अपने भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं चुनावी मैदान में, तो यहां पर एक दूसरे पे कटाक्ष भी कर रहे हैं, तीखे प्रहार भी कर रहे हैं। सवाल एक आम आदमी जानना यह चाहता है कि क्या जब देखिए स्पष्ट बहुमत, ऐसी स्थिति आती है कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलता, और ये मान के चलिए, एक पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि अगर भाजपा को ज्यादा सीटें मिलती हैं, ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस और लेफ्ट की जो बाकी राजनीतिक दल हैं, क्या वो टीएमसी को समर्थन देंगे, और क्या टीएमसी उनका समर्थन लेंगे? अभी टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे सवाल जरूर करेंगे। निशांत वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी, थोड़ा अपडेट जुड़े। लेकिन सवाल यह है, मुद्दा यह है कि चोट का असर वोट पर पड़ेगा क्या? ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर हैं, वोट मांग रही हैं और इसे साजिश भी बता रही हैं इस हमले को, लेकिन लोगों का ये कहना है, खासतौर पर मैं सीधे सीधे अगर आपको कहूं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सीधे सीधे ये इमोशनल कार्ड खेल रही है ममता बनर्जी। आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है ये बात तो गौण है, क्योंकि असलियत ये है कि ममता बनर्जी पिछले जब से भी चीफ मिनिस्टर हैं वो लोगों के बीच में ही रही हैं। जैसे बहुत से नेता होते हैं जो भूल जाते हैं अपने लोगों को, मेरे ख्याल से टीएमसी की एक खासियत ये रही है कि वो लोगों के बीच में रही है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम झोंके हुए है। अब चोट का असर वोट पे पड़ेगा, ये पड़ चुका है। अगर ग्राउंड रियलिटी में आप वहाँ जाके सर्वे करेंगे या लोगों से बातचीत करेंगे, तो जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, मैं नहीं कहता हूं उनके लोग, लेकिन जो पसंद करते हैं वो भी एक बात तो मानते हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ। बात आती है कि वो व्हील चेयर पे ही क्यों जा रही हैं जबकि उन्हें आराम करने की सलाह मिली है। तो मेरे ख्याल से ये तो सबसे बड़ा पर्व कहलाता है, चुनाव जो होता है लोकतंत्र का एक पर्व है, इसको तो कोई भी मिस नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी काम धाम छोड़ करके इलेक्शन में घुसते हैं, तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए वो इस चीज़ को कैसे छोड़ सकती हैं? और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना कि इस वजह से अगर वोट शिफ्ट होता है ममता की तरफ, तो उनका मानना गलत है। वोट शिफ्ट तो बहुत पहले से हो चुका है। नहीं, अभी मेरे साथ दिनेश जी जुड़े हुए थोड़ी देर पहले, वो इस बात को लगातार ये कह भी रहे थे, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ये सवाल भी उठाया, वोट की चोट कितनी भारी पड़ेगी, सवाल तो ये उठ ही रहा आज का। लेकिन क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप भी लगाया, खुद आज अमित शाह ने रैली की और उसमें भी उन्होंने कहा कि 10 सालों में टीएमसी ने बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, बंगाल में गुंडाराज है, उसी की वजह से बंगाल में हिंसाएं हो रही हैं, फिर कैसे बंगाल की जनता इनको चुने? अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने जो कहा है बंगाल में ममता के लिए, यदि देश में ममता हटा करके मोदी लगा दे तो बिल्कुल एक जैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि उनकी भाषा शैली ऐसी है। देखिए, खिसियानी बिल्ली जो होती है वो इधर उधर की बात करती है। इन्हें अगर अमित शाह जी को इतना ही अगर बात कहनी थी, नड्डा साहब को कहनी थी, मोदी जी को, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, अगर उन्हें बंगाल जाके बात करनी थी तो वो एक आध उदाहरण देते कि देश की प्रगति और विकास के लिए उन्होंने क्या किया। जैसे गुजरात मॉडल झूठ था और देश दिख रहा है अब उसके चलते हुए रास्ते पे। की बात तो उसी तरीके से जब ये बातें होती हैं तो ये बताए कि बंगाल को अल्टरनेटिव क्या देंगे, कि बंगाल कितना बुरे हाल से गुजर रहा है। ये वही मोदी सरकार है जो ममता बनर्जी की सरकार को बेस्ट स्टेट वेस्ट बंगाल का अवार्ड देती है परफॉर्मेंस के लिए, गवर्नेंस के लिए। और फिर अगर वही सरकार में बैठे किसी पार्टी के लोग अर्थात भाजपा के लोग अगर वहां राज्य में जाके कहें कि ये सरकार बिल्कुल बेकार है, तो उनकी विरोधाभासी बात होती है। दूसरी बात ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी, देखिए कौन है भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल को सीमित करके यदि बात करी जाए, क्या वोट बेस है उनके पास? पिछली बार उनको लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, लोकसभा में हमने देखा, हमने अपनी ताकत दिखा दी, हमने देखा लोकसभा में, और खुली किताब है कि जो लेफ्ट के सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के कैडर थे उन्होंने बीजेपी को वोट करवाया। अब उनके खुद के अस्तित्व की बात है तो विधानसभा में वो खुद वापस अपने आप को वोट करेंगे। तो ये जो राजनीतिक उठापटक होती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 46 सीटें लेके बैठी थी, इस बार उसी के आसपास सिमट जाएगी। कोई उनको गेन नहीं हो रहा, उनकी कुछ फ्यू पॉकेट्स हैं जो कि धर्म के नाम पे हैं, वो वहीं तक सीमित रहेगी। ठीक है, विपिन जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई धर्म का कार्ड चलेगा पश्चिम बंगाल में, या इस पिछले 10 सालों में जो कार्यकाल रहा है ममता बनर्जी का, टीएमसी का, जो विकास की बात करती आई है, वो चलेगा बंगाल में? आप क्या मानते हैं? भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता है वो टोलाबाजी का वो जिक्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं।
वो बात अपना सिक्के का दूसरा पहलू हुई है, बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल बात दुरुस्त है कि मां माटी मानुष के नारे पे ममता दीदी आई और उनको प्रचंड बहुमत मिला। और देखिए जनता जनार्दन है, जब वो आपको जनादेश देती है तो उसको आपको सर माथे लेना पड़ता है, वो सर्वोपरि होता है। और लेकिन उसके साथ साथ कि जब आपका इतने साल का राज रहा वहां पर, तो और उसमें अगर खामियां कुछ दिख रही हैं वहां पर, और देखिए कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जब ये आप अवैध सैंड माफिया की बात कर रहे हैं, माइनिंग की बात करें या कोल की बात करें, कोल घोटाले की बात करें, तो कुछ ना कुछ तो देखिए कारण रहा होगा कि जिसके लिए सीबीआई की जांच की बात चल रही है। तो यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बोली कि इस बारी लोकसभा में टीएमसी हाफ और टीएमसी हाफ और इस बारी पूरी साफ, तो ये भी देखिए अभी नारे हर कोई देगा अपने अपनी तरफ से, लेकिन यहां पर जनता को क्या चाहिए? जनता को अच्छे दिनों की अपेक्षा है, विकास की कौन बात कर रहा है? अभी निशान जी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बड़े ध्यानपूर्वक इनको सुन रहा था। देखिए मैं दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगा, राजधानी का, कि वो स्वर्णिम दौर था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी। असल मायने में मैं हर एक मंच पे यही बात दोहराता हूं, अभी दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि असल मायने में जो विकास का श्रेय जाता है किसी को, तो वो शीला दीक्षित की सरकार को जाता है कि जिन्होंने सही मामले में, यहां पर आप फ्लाईओवर की बात करें, जो विकास दिखता है आपको जो जमीनी हकीकत पे ग्राउंड जीरो पर, तो वो उनको जाता है। और जिस तरीके से वो कांग्रेस को भी संभाल के रखती थी, विधानसभा में खुद जाया करता था बतौर पत्रकार, और आज देखिए 2 विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो यानी कि आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। यहां पर देखिए वही बात मैं बोलूंगा कि एक तरफ कांग्रेस की अगर बात करें, उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। भाजपा अपना आत्मनिर्भर का कार्ड खेलेंगे कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान कर रहे हैं। और यहां पर ममता दीदी की बात करें, टीएमसी की बात करें, तो वो आत्मविश्वास पर है, उनका आत्मविश्वास मनोबल 7वें आसमान पर है। वो कहते हैं कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इस सरकार दोबारा सरकार बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहां पर अंदर वाला और बाहर वाले का वो है, क्योंकि यहां पर लोग जो अंदर वाले हैं, जो भूमिपुत्र हैं, उन्हीं को स्वीकार करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। और यहां पर अब दूसरी बात, क्योंकि आपने सवाल पूछा जय श्री राम नारा और ये, क्योंकि देखिए ये तो समझ जाइए कि जब मंदिर मस्जिद की बात शुरू हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, चुनाव बिल्कुल नजदीक है। और वही होता है, और ये तो आप सब पे राजनीतिक दलों पे लागू होता है कि यहां पर हर कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेगा कि किसी तरह से कोई भी वोट बैंक हो तो उनको किस तरह से हम उनकी तरफ पहुंचे, उनके दिल में जगह बनाए। तो ये तो देखिए एक स्वाभाविक बात है। और ये अंत में जनता जनार्दन होगी, वो जब अपना बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व जिनको चुनाव कहते हैं, उनमें जब वो अपनी भूमिका निभाएंगे, तब बागडोर उनके हाथ में होगी। वो उनको हक होगा कि आप अपने तरीके से अपना नेता, अपना राजनीतिक दल चुने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर प्रेमशंकर पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। चर्चा हम कर रहे हैं कि बंगाल में जिस तरह से ये पूरा इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, ये आरोप है आपकी पार्टी पर, क्या इससे जीत हासिल हो पाएगी क्या? क्योंकि आपने कहा कि हमला हुआ है ममता बनर्जी पर, और जो रिपोर्ट आई है पर्यवेक्षकों की, उसमें यह कहा है कि कोई साजिश नहीं है, ये किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। जिस तरह से टीएमसी बोल रही है कि साजिश के तहत हमला हुआ है, यह सुरक्षा में चूक है, उसकी वजह से हादसा हुआ है। सर्वप्रथम मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। ये जो हादसा हुआ है, इसको मैडम ममता बनर्जी ने भी ये नहीं कहा कि बीजेपी, जो बात पहले स्टेटमेंट में आई थी, उन्होंने आज कभी नहीं उस चीज को दोहराया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे दर्द है, लेकिन ये मेरा दर्द लोकतंत्र के जो लोकतंत्र हटाया जा रहा है देश से, बीजेपी के लोग लोकतंत्र को नाश कर रहे हैं, हटा देंगे, तो जनता का दर्द इस दर्द से ज्यादा है, और मैं व्हील चेयर पर प्रचार करूंगी। और इस बात को लेकर के इन लोगों में सरगर्मी बढ़ी हुई है कि ये सहानुभूति का कार्ड खेल रही हैं। सहानुभूति का कार्ड और इमोशनल कार्ड, धार्मिक कार्ड खेलने के माहिर तो ये लोग हैं, टीएमसी नहीं है, टीएमसी नहीं है। ये भाजपा के लोग धार्मिक कार्ड खेलने के माहिर हैं, इमोशनल कार्ड खेलने के माहिर हैं, आधा अधूरा बोलेंगे, पूरी मुट्ठी कभी नहीं खोलेंगे, झूठ बोलते जाएंगे। तो ये तो इनकी फितरत है, हमारी फितरत नहीं है ये। नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि हमारे भी 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, वो दर्द दीदी के पैरों से ज्यादा है क्या? उनका भी तो दर्द थोड़ा सा आप लोग जानिए। सर पंत सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अमित शाह की बात, चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, वो मंच से बोलेंगे तो वो देश दुनिया को सबको सुनाई पड़ेगा, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि 130 अगर भाजपा के लोग मारे गए हैं
जैसा कि अमित शाह बोल रहे हैं, तो टीएमसी के लोग 530 मारे गए हैं। आखिर उसका जवाब बीजेपी कहां से देगी? और हम ये जवाब मांग रहे हैं कि हमको जवाब दे दो कि हमारे तो 530 लोग मारे गए और तुम्हारे लोगों ने शहीद किया उनको। तो कैसे मारे गए? सरकार तो आपकी थी ना वहां, इसीलिए तो अमित शाह कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। 10 सालों में टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, तभी तो ये सवाल उठ रहा है। मारे जबरा रोए न दे, यहाँ तो वहां तो इनकी स्थिति, हमारी सरकार तो अभी भी है वहां पर, लेकिन क्या हमारी कुछ चल रही है? इनकी सारी एजेंसियां वहां लगी हैं, सारे पिछले 10 सालों से तो आप ही की चल रही थी ना प्रेम शंकर जी, करके सारे मंत्री वहां पड़े हुए हैं। पिछले 10 सालों से तो आप लोगों की ही चल रही थी, आपकी ही सरकार थी, फिर कैसे मारे गए आपके 500 कार्यकर्ता? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? अरे 130 की बात तो ये आप बता रहे हैं चुनाव के समय का, उसके पहले का कोई एक तो बता देंगे। ठीक है दिनेश जी, पहले का कोई एक बताएं। देखिए, और 130 जो ये बता रहे हैं, हम 530 बता रहे हैं। ठीक के पहले निशांत जी ने कुछ कहा था, मैं उसका उत्तर दे दूं, फिर आता हूं इनकी तरफ। एक तो उन्होंने कहा था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का क्या है। यही एक लोग पहले यही देश में पूरे लोग कहते थे, क्योंकि हमारे तो पूरे 2 सदस्य थे लोकसभा में, और बाद में लोग कहना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जो है नॉर्थ की पार्टी है। और यही कहते कहते आज भारतीय जनता पार्टी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह की पार्टी हो गई है। और बंगाल में लोगों ने कम्युनिस्टों के भी शासन को देखा है, कांग्रेस के कुशासन को भी देखा है, और टीएमसी के कुशासन को भी लोगों ने देखा है, और उनके अड़ोस पड़ोस में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन भी है। तो बंगाल की जनता भी तुलना करती है, और बंगाल के लोग भी पड़ोस के प्रदेशों में कामकाज के लिए आते हैं, और पड़ोस के प्रदेश के लोग भी जो है बंगाल जाते हैं, तो इसलिए उनको अंतर महसूस होता है। आज 115 परियोजनाओं केंद्र सरकार ने जो लागू किया है, जिसका लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिल पा रहा है। क्या दोष है पश्चिम बंगाल की जनता का कि उनको आयुष्मान भारत की योजना का लाभ ना मिल पाए? क्या दोष है पश्चिम बंगाल की जनता का कि उनको किसान सम्मान निधि का पैसा उनको ना मिल पाए? तो सरकार की योजनाओं का लाभ अगर उनको नहीं मिल पा रहा है तो किसकी कमी है? और अभी टीएमसी के हमारे साथी कह रहे थे कि हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं। अरे भैया, आपके कार्यकर्ता मारे गए तो सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी? और आज जब ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ तब बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी? और आपकी जो नौटंकी हो गई, और ये चोट हमने पहले भी कहा था शंकर जी, ये चोट बहुत मामूली चोट है। इनको चोट जो 2 मई को लगेगी, नहीं चोट तो चोट है, 5 वर्ष तक बने। चोट तो चोट है दिनेश जी, मामूली हो या बड़ी हो, आपकी चोट बड़ी, उनकी चोट छोटी। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। नहीं मैं, अरे सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं उसको तो आप सुन लीजिए ना। हाँ, मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं ये चोट तो मामूली चोट है जो पैर में लगी है, ये ठीक हो जाएगी। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, जेपी नड्डा को चोट तो लगी नहीं, ममता बनर्जी को तो चोट लगी कम से कम, तब भी आप लोगों को लग रहा है कि वो नाटक कर रही है। शंकर जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर जो हमला हुआ था उसकी फोटो आपके चैनल में भी चली थी, उसके फुटेज सारे चैनलों में चली है। लेकिन ममता बनर्जी का जो बता रही कि हमला हुआ, अरे भैया कहां हुआ? आपके सुरक्षाकर्मी कहां थे भैया? आपके फोटोग्राफर कहां थे? आपके वीडियोग्राफर कहां थे? और निशांत जी को रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रेम शंकर जी के पास चुनाव आयोग कह रहा है, आ रहा हूं, और इसीलिए उल्टा पड़ गया। जो सिंपैथी वो गेन करना चाह रही थी, अगर ये हकीकत में यह बात होती तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उनको मिलता। लेकिन जब वो झूठ बोल रही हैं तो बंगाल की जनता वही जनता है, बंगाल की वो माटी है जहां से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो कश्मीर के लिए शहीद हो गए, सुभाष चंद्र बोस की माटी है, खुदीराम बोस की माटी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की माटी है। अरे बंगाल की जनता भूल जाएगी? विकास की आप बात नहीं करेंगे, विकास की योजनाएं बंगाल में चलने नहीं देंगे, सिर्फ आप विनाश के रास्ते पर पश्चिम बंगाल को ले जाकर और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ठीक दिनेश जी, ठीक, अपने बात रखी। दिनेश जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन सर 2-3 बातें आप बहुत बुरी तरह मिस आउट कर रहे हैं। आप श्यामा प्रसाद, हम बताते हैं ना, आप सुनिएगा ध्यान दीजिएगा। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ले आए बंगाल से, वो वही थे जो अंग्रेजों की वहां पे नौकरी करते थे और मिनिस्टर थे उनके। वहां तक मत जाइए, हम आपको तो आप वहां तक मत जाइए। आप जरा आपको बीच में टोकेंगे, जरा सुन लीजिए। आप टोकेंगे, आप देश को टोकेंगे। नहीं, पहले आप सुनिए। कैसे आपके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। सुन तो लीजिए। मेरे मुंह से शोभा नहीं देती। आप कह रहे, अरे बिल्कुल
दिनेश जी, मेरे मुंह से शोभा नहीं देती, लेकिन मैं सत्य बयान करने के लिए जाना चाहता हूँ। अब आप अगर देश को सुनने देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चुप रहता हूँ, जैसा आप चाहें। आज हमारी सरकार है। अरे सुन तो लीजिए, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी नहीं है, देश की सरकार का है। चुप हो जाइए, हाँ तो चुप हो जाइए ना, क्या आपकी लगा रखा है। अब आप थोड़ी देर सुनिए और देश को सुनने दीजिए। आप क्या करते हैं? आपसे सवाल, इतना क्यों घबरा रहे हैं? अरे हार जाएंगे इलेक्शन, इससे ज्यादा क्या होगा? इतना मत फड़फड़ाइए, हमें भी बोल देने दीजिए। की बात नहीं है, हाँ तो फड़फड़ाइए मत, की बात नहीं करते, मत फड़फड़ाइए। सरकार बनाने की राजनीति, ये आपका रैली का मंच नहीं है जहां आप लगातार बोलते जाएंगे। या दूसरे भी बैठे हैं, बात कर ले, अगर आपकी आज्ञा है तो जरा सा थोड़ी देर। तो ऐसा है। अच्छा दिनेश जी आपने सवाल बहुत पूछे, फड़फड़ा आप बोलने दीजिए निशांत जी को। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, हमने आपके गाने को धैर्य पूर्वक सुना। निशांत अब आप थोड़ा तो सुनिए। अब देखिए, जल्दी करने की बात आ गई। दिनेश जी, ऐसा है 46 सीटें हैं, 46 एमएलए हैं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें अभी 30 टूट के आए हैं, यानी आपके 16 थे। तो ये खरीद फरोख्त तो आप करते रहिए। ये जवाब दे दो, इसका जवाब ले लीजिए। नहीं, जवाब नहीं है, यही जवाब ले लीजिए। देखो यार, ये कौन सा तरीका? इसीलिए हारेंगे आप। आप 30 भारतीय जनता पार्टी वाले, आप 30 एमएलए तोड़ के ले गए, तब जाके 46 हुए। आप बताइए 290 में से, आप बताइए दिनेश जी, 290 में कितनी सीट आएंगी आपकी? निशांत जी हम सीधा बात करने नहीं दे रहे। इसमें चक्कर ये है कि हम डेटाबेस में बात करना चाहते हैं। वो चुनावी रैली समझ, वो आपके मंच को चुनावी रैली बना रहे हैं। दिनेश जी, आप चुनावी रैली मत बनाइए, आप डेटा फैक्ट पे बात करिए। आप बताइए दार्जिलिंग जीत पाएंगे, आप ये समझाइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, आपके कितने नेता सर भारतीय जनता पार्टी में शामिल? मैं आपको बता, बिल्कुल एकदम आंकड़ों पर आप अपने नेताओं को रोक तो पा नहीं रहे पश्चिम बंगाल में। दिनेश जी आपने अपनी बात रखी, प्रेम शंकर पांडे जी बोलिए। आप जी सर, मैं बोलूंगा तब जब वो जो प्रवक्ता जी हमारे भाजपा के बैठे हैं वो अपना ज्ञान न दे, हमारी भी बात सुन ले। आपकी बात हम सुन रहे थे, हमारी बात आप सुनिए। अरे बोलिए ना सर, मैंने सवाल पूछा आपसे। आपकी बात हमने सुन लिया, हमारी बात सुनिए। बोलिए। सुनिए, अरे आपके पास तो चुनाव लड़ने के लिए 294 एमएलए नहीं है। आप लोग क्या स्वीप करेंगे? जितने एमपी हैं अभी 4 ही उतारे हैं ना, अभी केवल 4 उतारे हैं, अभी 10-20 और उतारिए। और एक शर्त लेकिन कहिए, असंविधान का वो सहारा मत लीजिए दिनेश बाबू, संविधान का आडंबर मत पालिए, अपने आड़ में उस संविधान के मत घुसिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो 4 लोगों को आपने उतारा है, उन 4 लोगों को एमपी की सीट से रिजाइन करवाइए और वहां पर। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं पार्टी को, आपने इसका जवाब नहीं दिया। सर ऐसा है कि डॉक्टर प्रेम मैं आपसे भी और दिनेश जी से भी एक सवाल पूछूंगा फिर, क्योंकि यहाँ पर बड़े वरिष्ठ और बड़े सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी हमारे बीच में हैं, तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगा। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे, आपकी तरफ, कि जो ये बार बार किसान सम्मान निधि की बात चलती है कि 70 लाख जो किसानों को वंचित करा गया, जो सालाना उनको पैसा मिलता है, वो भाजपा के नेता बताते हैं कि वो ममता दीदी ने पहुंचने दिया नहीं किसान की तरफ, किसानों को, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा, ये जो कट मनी कल्चर हमें बार बार सुनने को मिलता है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिर मैं सवाल एक दिनेश जी से पूछूंगा। तीनों बात का जवाब मैं दे रहा हूं सर। मैं पहले उस बात पर आता हूं जो इन्होंने 6000 की बात कही है। ममता बनर्जी ने इनके केंद्र की योजना 6000 को नहीं लेने के बाद भी अपने किसानों को वहां पर खुश रखा है। और ये बताइए मुझे, अगर महीने में 30 दिन होता है और 30 दिन में क्या मैं एक दिन भोजन कर लूंगा तो मेरा 29 दिन चला जाएगा? ये 6000 से जिंदगी नहीं चलती दिनेश बाबू। ये अच्छा अपने आप कारपोरेट को सब्सिडी दीजिएगा और हमको खैरात बांटिएगा। नहीं तो फिर पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत से लेकर तमाम नेता वहाँ क्या कर रहे हैं जब सब कुछ किसानों के लिए ठीक है वहाँ पर? तो दिनेश जी से एक सवाल है बहुत छोटा सा। मैं चलिए आपने पता नहीं वो कैसे, मैं कट मनी कल्चर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन दिनेश जी, इस समय
पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि भाजपा के नेता तो वहां लग गए बंगाल में, लेकिन किसानों का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। तो राकेश टिकैत जो फैक्टर है, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उसको आप कैसे संभालेंगे? प्रेम शंकर जी, आप ये कह रहे हैं ना, ममता बनर्जी ने किसानों की तमाम समस्याओं को दूर कर दिया, फिर आपने उन किसान नेताओं को पश्चिम बंगाल में क्यों आने दिया? आप बोलते ना यहाँ तो समस्या ही नहीं किसानों की, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? बिल्कुल, आपने रोका क्या उनको? ये पहले किसानों की समस्या उत्तर प्रदेश में सॉल्व कर लीजिए। अरे पश्चिम बंगाल की बात करिए ना सर, आप बंगाल की बात चल रही है। आपने कहा ना अभी, उसका जवाब बहुत सिंपल आपने है। अपने अभी कहा वो प्रेम तो शंकर किसान जी, नेता खुद गए हैं भाजपा के खिलाफ प्रचार करने, उन्हें टीएमसी से प्यार नहीं है। तो फिर तो विपक्ष वो का तो बोल काम, के गए हैं। विपक्ष का काम कर रहे हैं ना ठीक है, निशान तो जी। फिर वो तो अच्छी बात है ना, जाहिर है। स्वागत भी हो रहा है प्रचार उनका। करना। हाँ, विपक्ष का ही तो काम कर रहे हैं वो। आपका काम आसान कर दिया प्रेम शंकर पांडे जी उन्होंने देखिए, वहां मैं पर। दिनेश जी से एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा। दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि जैसे आयुष्मान भारत का फायदा दिनेश सिंह जी ने कहा कि ममता बनर्जी लोगों तक नहीं पहुंचा रही। भाजपा प्रवक्ता से एक बहुत छोटी सी बात पूरा देश समझना चाहेगा, जो मेरे मन में पता नहीं कितने टाइम से चल रही है। आप वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जहां पे खुद भाजपा की सरकार है, ये कोरोना का टेस्ट आयुष्मान भारत में क्यों नहीं करा रहे आप? उसका इलाज उसमें क्यों नहीं करा रहे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अब उत्तर लीजिएगा। देखिए, 3 लोगों ने सवाल पूछा, तीनों के जवाब शंकर जी हमको जवाब देने जी जी जी, बोलिए, संक्षिप्त में बोलिएगा सर प्लीज। बिल्कुल नहीं, संक्षिप्त में 3 लोगों ने बोला है तो 2-2 मिनट ले लीजिए जी। आप सुनिए, देखिए पश्चिम बंगाल की बात आप कर रहे हैं और मैं डॉक्टर हूं। नहीं पाएंगे तो प्रेम जी को कह दीजिएगा, ये बोल नहीं पाएंगे। बोले 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 दिनेश जी। लेना है तो अब मैं इनको सुना, अब देखिए इनको, देखिए बीमारी। अरे प्रेम शंकर पांडे जी, आप जरा ध्यान से बोलिएगा, आप आयुष्मान पर बोल रहे हैं और मैं डॉक्टर हूँ। सारा आंकड़ा आपको तो मैं दूंगा, यहीं बैठे बैठे दूंगा आंकड़ा आपको। ठीक है, वो दिनेश जी बोलिए आप। हाँ हाँ, अगर ठीक कुछ सर, और जल्दी इनको जल्दी बोलना है जल्दी तो सर ऐलान प्लीज। कर लें। हाँ, देखिए, 2 चीजें मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, आप पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ किसानों को दे रहे थे, तो उनको 6,000 की सम्मान निधि आप ये कह रहे थे खैरात। सांसदों को सांसद निधि मिलती है तो खैरात मिलती है, विधायकों को विधायक निधि मिलती है तो खैरात मिलती है। अगर किसानों को हमारे सरकार सम्मान निधि दे रही तो आपको खैरात लग रहा है? सुनिए जरा, जरा सुनेंगे तो जरा जवाब ठीक से दे पाएंगे। ये आपको बीमारी है ना, जो ठीक करके बैठा करिए। और निशांत जी ने जो पूछा, निशांत जी ने जो कहा, एक बार भी किसान नेता निशांत जी गए नहीं दिल्ली में। जरा अरविंद केजरीवाल की सरकार से पूछा होता कि भैया क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं। अगर हमने बाकी बीमारियों को उसमें एड ऑन किया है तो आपकी अच्छी बात है। बाकी विपक्ष के सारे नेताओं को कहना चाहिए लोकसभा चल रही है। आप अपनी सरकार का बताइए प्रभु। मैंने, हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में कवर्ड है। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, टेस्ट कराने जाऊंगा। क्यों 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 सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूरे देश की बात क्यों नहीं करते? देखा, जहां आप राज्य सरकार की बातें करते हैं तो जब उनका आए तो आप बिदक जाते हैं। आप अपना बताइए, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्या आपकी राज्य सरकारें आयुष्मान भारत में कोरोना का टेस्ट करा रही है या नहीं करा रही है? सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं कि हमारी राज्य सरकार ने जितना बढ़िया से कोरोना को संभाला नहीं करा रही है, तो आप ममता से क्यों पूछते हैं? हो गया, यही दूध का दूध पानी हो जाता है कि इनकी सरकार करे तो रासलीला और दूसरे की करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कैसे होता है बताइए? ये भारतीय जनता पार्टी आज बताएगी कि आपकी सरकार ना करे तो रासलीला और दूसरे की ना करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कैरेक्टर अपने पास रखिए। आप देश को बताइए आपका वोट बैंक कहाँ है, वोट शेयर कहाँ है बंगाल में? प्रवक्ता कोई नहीं, निशान वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो पक्ष रख रहे हैं। जी जी, जो कभी मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा। नहीं, बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की हो रही है, बात सिर्फ दिनेश सिंह जी पश्चिम बंगाल की हो रही है। ठीक है, मैं विपिन शर्मा जी को जोड़ रहा हूँ, फिर मैं प्रेम शंकर पांडे जी आपके पास आऊंगा। प्रेम शंकर जी आ रहा हूँ आपके पास। विपिन जी, दिनेश जी एक मिनट, डॉक्टर प्रेम, और क्योंकि अभी निशान जी ने एक बात बोली, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात बोलना चाहूंगा कि कोविड इंस्पेक्शन टीम जब जांच करने पश्चिम बंगाल गई, ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं कि उनके जांच के कार्य में बाधा डाली गई? इसका मैं चाहूंगा उत्तर, क्योंकि जो निशान जी ने बात करी वो अपनी जगह दुरुस्त है आयुष्मान भारत को लेकर, लेकिन यहाँ पर अरे आपसे नहीं पूछ रहा, अरे दिनेश जी आपसे नहीं पूछ रहा मैं सवाल, अरे मैं ये सवाल आपकी तरफ नहीं। अरे दिनेश जी एक मिनट, मैं क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं।
दिनेश जी विपिन जी का सवाल था प्रेम शंकर पांडे जी से। 1 मिनट उनको सवाल पूछने दीजिए और जवाब प्रेम शंकर जी। अपना प्रश्न देखिए, जो कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय जब जांच के लिए कोविड इंस्पेक्शन टीम गई थी, केंद्र ने जो जिसका गठन करा था, वहां पर उनको उनके काम में बाधा डाली गई, ये केंद्र का कहना है। उसके बारे में मैं तो सब जानबूझ के हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो उत्तर देंगे। ठीक है प्रेम शंकर जी। एक जो प्रतिक्रिया आपकी तरफ से आई है वो ये बोला गया कि देखिए 14 दिन का जो समय है क्वारंटाइन करने का, तो हम वो चाहते थे कि जो रूल सब पे लागू होने चाहिए, लेकिन अब सरकार की तरफ से एक टीम का गठन हुआ है और वो ये उसका जायजा लेने चाह रहे थे। ठीक है, क्या स्थिति है वहां पर ग्राउंड जीरो पर? ठीक है डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी, आप बताइए कि योजनाओं को अगर आप रोकेंगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं फिर कि सरकार आपको योजनाएं नहीं दे रही है? पश्चिम बंगाल में योजनाओं का केंद्र सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंत सर, मैं हाथ जोड़ करके आपको 2 बातें स्पष्ट कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने जो वहां पर योजनाएं दूसरे प्रदेशों में लगाई हैं जी, वहां वो बंगाल में ये केवल दावा करते हैं, वहां भेजे कुछ भी नहीं है, और भेजे हैं तो आधा अधूरा भेजे हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने संसाधनों से तो किसान सम्मान निधि लेने से आप लोगों ने क्यों मना कर दिया था? नहीं, कोई नहीं मना किया। इनकी सारी योजनाएं आधी अधूरी वहां पहुंचती हैं, तो उसको कोई क्यों लेगा? क्रेडिट इनको जाएगी और हम काम हम करें, और पैसा ये हमको आधा तिया देंगे, पैसा भी पूरा नहीं देते। मैं, अगर आप मेरे को अनुमति दें, मैं देखिए क्योंकि ये सवाल एक पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं निशांत जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि इनका तजुर्बा अलग है, एक बतौर विश्लेषक भी, और जो क्योंकि अन्य कई चर्चाओं में ये बैठे हैं। मैं निशांत जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जो हालत महाराष्ट्र में हुई कि वहां पर सीटें ज्यादा भाजपा की आई, लेकिन अंत में सरकार जो बनी वो महाविकास आघाड़ी की बनी, और इतने सालों से एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, शिवसेना की विचारधारा लीजिए, एनसीपी की लीजिए, कांग्रेस की लीजिए, लेकिन अंत में ताकि भाजपा को दूर रख सके सरकार का गठन हुआ, महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई। तो यहां पर आपको क्या ऐसा प्रतीत होता है कि अगर भाजपा की एक ये पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि भाजपा ज्यादा सीटें निकाल लेती है, जो बोल रहा है 200 वो अलग बात रहने दीजिए, वो 2 मई को तय हो जाएगा, लेकिन अगर भाजपा की सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो भाजपा को दूर करने के लिए ये सारी जितने राजनीतिक दल हैं, टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये लोग हाथ मिला लेंगे। विपिन जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक बेहतरीन प्रतिबिंब देखने को मिला कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था, कैसे इस समय महाराष्ट्र में वो लोग हाथ मिला चुके हैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता था। बीएसपी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है। ये सब हम देखते आए, लेकिन ये सवाल का जवाब तो तब मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे 50 सीटें तो लाए, क्योंकि 290 की जो असेंबली है, 294 की जो असेंबली है, उसमें पिछली बार सिर्फ 16 जीत के आए। अब इसमें 2019 को अगर ये जोड़ तोड़ के देखना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, 2019 का इलेक्शन में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक जनरल इलेक्शन में सीट नहीं आई थी, जबकि सरकारें उनकी बनी थी। तो जब स्टेट पॉलिटिक्स आती है, असेंबली के चुनाव होते हैं, वो एक अलग बॉल गेम होता है। भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरा अपना अंदाज है, वो अपना खेल कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल में ममता को हटाना चलिए मान ली बात, शतक लगा लेंगे भाजपा वाले? नहीं, मेरे ख्याल से 50 सीटें पार नहीं होती। ठीक है, दिनेश सिंह जी बोलिए, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? दोनों हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि 100 का आंकड़ा आप लोग नहीं छू पाएंगे। मैंने नहीं कहा ये। अच्छा, निशांत जी का एक मिनट। शंकर जी, एक तो पहली बार मुझे किसी चर्चा में ऐसा लग रहा है कि आप एंकर आप एक किनारे बैठ गए हैं, एक दूसरे से लोग सवाल पूछने लग रहे हैं, बंगाल की जगह लोग दूसरी जगह चर्चा कर रहे हैं। विषय पर लोग रहे तो हमको लगता है थोड़ा अच्छा लगेगा। विषय पे या कल इस विषय पर चर्चा कर ले, गठबंधन महागठबंधन पर। अरे सर, अब आता हूँ। देखिए, 2 चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी निशांत जी विश्लेषण कर रहे थे, उसके बाद जरा ये भी विश्लेषण करके, निशांत जी अच्छे विश्लेषक हैं, बता दें कि उसके बाद वहां पर लोकसभा का भी चुनाव हुआ था। उस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कितनी विधानसभाओं में आगे गई थी, और उसके बाद भी ममता बनर्जी का कुशासन उसकी पराकाष्ठा पर है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर पश्चिम बंगाल पर सरकार बनाएंगे और 2
2 मई को ममता बनर्जी की वहां से विदाई तय है, आप निश्चित समझ लीजिए। निशान और ये तो हर जल्दी इलेक्शन जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं सारे दलों को, ये तो हर चुनाव में एक हो जाते हैं, चाहे वो किसान नेता के रूप में, चाहे सपोलिस्ट के रूप में, चाहे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, सारे लोग एक हो जाते हैं। एक किसी के रूप में कुछ नहीं होता है, जो है वो हकीकत है। जैसे आप भाजपा के रूप में आ जाते हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हम तो भारतीय, हम तो वेरी गुड। तो आप ये जरा समझ लीजिए, में आएंगे, आपने जब लेकिन हम लोग दोहरा चेहरा लेके नहीं आते। ठीक है, कोई दोहरा चेहरा नहीं वो रखता। सामने है, वही पीछे है, वही सामने है। जब विश्लेषण करिए तो यथार्थ और आंकड़ों पर अरे विश्लेषण भाई करिए। साहब, आंकड़ों पे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको मैं जी ये बताना बिल्कुल। चाहता हूं तो आप कि बता जो दीजिए ना, भारतीय लोकसभा में जनता भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई, फिर मैं वही कितनी आपको विधानसभा में हम आगे आ गए। अरे सुनिए तो सही, मत गया है, अब खुद ही रैली बता सकते हैं। ये चुनावी रैली नहीं है। अच्छा विपिन, दिनेश सिंह जी, देखिए भैया, ऐसा दिनेश सिंह मैं जी, एक बात बोलना चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। दो बातें। साइलेंट वोटर की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इस बंगाल के चुनाव में। और दूसरी बात, जो भाजपा ने देखिए जो मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करी है, क्योंकि वहां ममता दीदी है, बंगाल के तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरेगा। दिनेश जी, आपको मैं बंगाल के लोगों से मिल के आइए। दिनेश जी, आपने 2019 का जिक्र किया, इस गलतफहमी में मत जिएगा, क्योंकि मैं गलतफहमी में नहीं 2019 से पहले, सुनिए ना, आप गलतफहमी में इसलिए है क्योंकि 2019 से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे असेंबली के, कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आई। अब आप इसी आधार को अगर बंगाल में मानते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। 50 सीटें आप नहीं पार कर पाएंगे। फिर विश्लेषण करके बताइए, एक सीट के हिसाब से। मेरे पास एक सीट का विश्लेषण है। आप हवाई बातें कर रहे हैं, आप हवाई बातें कर रहे हैं, आप ये नहीं बता पाएंगे कि किस सीट पे क्या वोट बैंक है। हर लोग यही लोग चले ठीक है, कहते थे, यही विधानसभा के चुनाव में। अरे तो एक जमाने में ये भी कहते थे कि भारत नहीं बनेगा, बना ना, भाजपा नहीं बनेगी, बनी ना। तो ये कहानी अच्छे दिन आए, उनके दृष्टिकोण से बात करनी चाहिए कि आम आदमी को किस चीज की आवश्यकता है, विकास की कौन बात कर रहा है, मुद्दा वो है। अरे भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है। अरे मोदी जी में लाख, मोदी जी के रैली में 1 लाख आदमी तो आप ला नहीं पाए। चले ठीक है सर, क्या वोट डलवाएंगे साहब? मेरे पास वक्त कम है, राहुल गांधी और ममता मेरे पास वक्त कम है। दिनेश सिंह जी बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी आपका भी शुक्रिया, निशांत जी, विपिन शर्मा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन सवाल आज का यही था कि जिस तरह से बंगाल में इमोशनल कार्ड जो खेला जा रहा है, क्या उससे जनता पर फर्क पड़ेगा, या वाकई पश्चिम बंगाल में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो सच में विकास की बात कर रही है? क्या जनता के मुद्दे की बात पश्चिम बंगाल में हो रही है, या फिर वो गायब हो गए हैं पश्चिम बंगाल की जनता के बीच से, और आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है? लेकिन दिलचस्प है मुकाबला। ममता बनर्जी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, लेकिन देखना होगा कि इसके दाव में कितना दम है, जनता जनार्दन को यह तय करना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।